Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with day 4 of our Smart Adhyan Pro Max series in which we are going to read Polity. पॉलिटी के बहुत सारे मैक्सिमम टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने ऑलरेडी स्मार्ट अध्ययन मैराथन में कंप्लीट करा दिए हैं, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पीकर हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बॉडीज़ इंपॉर्टेंट, ये सब मैं करवा चुका हूँ उसमें। आज हम इस वीडियो में डेडिकेशन के साथ सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को याद कर लेंगे। पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, कोशिश कर सकते हैं कि याद हो जाए, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने पहले कभी कमेंट किया है कि सर आर्टिकल्स करवा दो, अमेंडमेंट करवा दो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। आर्टिकल्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, राइट। सो लेट्स बिगिन। अगर आप मेरे ग्रंथ के स्टूडेंट हो तो जो आर्टिकल्स मैंने ग्रंथ में याद करवाए हैं उतने भी काफ़ी हैं। एक बार ये वीडियो भी देख लेना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आर्टिकल 1, 2, 3 याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको याद होते हैं, ठीक है। इसको देख लेना। नेम एंड यूनियन और नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, राइट। कैसे नए स्टेट्स का एडमिशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये 1, 2, 3 हैं। ये पूछे भी नहीं जाते वैसे, देख लेना एक बार, ये तो ईजी है। 5 से 11 तक सिटीजनशिप के होते हैं, ये भी सबको पता होता है। सिर्फ वही आर्टिकल्स याद करेंगे जो याद करने में दिक्कत होती है और इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। असली खेल शुरू होता है आर्टिकल 14 से, क्योंकि 12 और 13 भी बस फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। 12 में होता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राइट। मतलब स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जो स्टेट वर्ड यूज़ हुआ है बार बार फंडामेंटल राइट्स में, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की डेफिनेशन बार बार नहीं बतानी पड़े मुझे, एक बार में याद कर लो क्या डेफिनेशन। तो बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, एक बार में याद कर लेना, इसलिए आर्टिकल 12 है, राइट। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट नहीं है वो वॉयलेबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स होंगे, यानी कि जुडिशरी उनको नल एंड वॉइड कर सकती है, राइट। तो आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को पावर देता है। तो आर्टिकल 13 को याद कर लेना कि 13 लॉ मेरे फंडामेंटल राइट से जीत नहीं सकता। 13 लॉ मेरे फंडामेंटल राइट से जीत नहीं सकता। 12 कैसे याद करोगे, बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। 13 कैसे याद करोगे, 13 लॉ मेरे फंडामेंटल राइट से जीत नहीं सकता। इस तरह से 12 और 13 याद रख लो। आर्टिकल 14 कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे मैं किसी भी आर्टिकल को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि किसका क्या मतलब होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो देख लेना, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल से याद करना मकसद है तो सिर्फ आर्टिकल ही याद करेंगे, ओके। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। कैसे याद रखोगे, इक्वालिटी, वन बिहेवियर फॉर ऑल, ठीक है, वन बिहेवियर फॉर ऑल। आर्टिकल 14 इस तरह याद रखना। आर्टिकल 15 कैसे याद रखोगे, विच प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब एक इंसान के साथ आप इन 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक इंसान के साथ आप इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन कौन से 5 ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो इससे ये भी याद हो जाएगा आपको, इसमें 5 ग्राउंड्स हैं RRCSP करके। तो एक इंसान के साथ आप इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 याद रखना, ओके। आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचोगे इसकी क्या ट्रिक बनेगी, ये कैसे याद होगा। अरे बहुत ईजी है याद करना। 1-6 क्या बोलते हैं, 1-6 मतलब 16, 1-6 यानी कि 1-6 में क्या, अच्छी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, 1-6 करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसे याद लिखना, ठीक है। 1-6 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, 16 मतलब अपॉर्चुनिटी, 1 और 6 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके याद कर लो। एग्जाम तक दिमाग में बिठाने से मतलब है, उसके बाद भले ही भूल जाना, ठीक है। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करता है। आर्टिकल 17 सब तरह, इस तरह याद रखना। 18 में अनटचेबिलिटी मार के मत जाना। आर्टिकल 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे ये 18 साल के होते हो, आपको कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, आपको रियलाइज़ होता है वह बड़े हो गए हो, तो आपको बचपन से जितने भी टाइटल्स दिए जाते हैं ना, चिंटू, मिंटू, पिंटू, बबलू, जैसे ऐसे नाम होते हैं बहुत लोगों के, जो घर के टाइटल्स होते हैं, छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। तो आप लोग चाहते हो बस बहुत हो गए ये टाइटल्स, मुझे अब नहीं चाहिए, मैं बड़ा हो गया, मैं 18 साल का हो गया, राइट। अब मुझे ये टाइटल्स नहीं चाहिए, मुझे कॉलेज जाना है, अब मेरा जो असली नाम है बस वही रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो टाइटल्स को आप एबॉलिश कर देते हो जैसे ही आप 18 साल के होते हो। तो इस तरह से आपको 14 से लेकर 18 तक, 12-13 ये आर्टिकल्स आई थिंक अब आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएंगे ऑप्शन देके, राइट। आर्टिकल 19 से 22 तक बात होती है राइट टू फ्रीडम की। अब आर्टिकल 19 तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो बच्चे को रटा है, राइट। आर्टिकल 20 वगैरह, 21 ये सब याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। 19 सबको याद होता है, राइट। तो 19 तो आपको याद होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आर्टिकल 20 देख लो,
प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन से प्रोटेक्शन पानी है आर्टिकल 20 में। कैसे याद रखोगे, 2020 का मैच होता है, 2020 IPL होता है, ठीक है, तो उसमें आप कहते हो ना 2020 मैच में आज कौन जीतेगा या कौन विक्टोरियस साबित होगा, ठीक है, तो कौन विक्ट्री पाएगा 2020 में, ये डिसाइड होता है 2020 मैच में कौन विक्ट्री पाएगा, तो कौन विक्ट्री पाएगा, ठीक है, तो 2020 में कौन विक्ट्री पाएगा इस तरह याद रखना 20, ठीक है, कन्विक्शन से प्रोटेक्शन पानी है। आर्टिकल 21 में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 18 साल में आपको रियलाइज़ हुआ था कि आपको ऐसे टाइटल्स नहीं चाहिए, अब आप कॉलेज जा रहे हो, 21 साल के होते होते आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है, अब आपको रियलाइज़ होता है अब मुझे अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करना है, अब लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आर्टिकल 21 को आप उस 18 वाले से जोड़ के याद कर लेना। बड़े हो गए, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की चिंता होने लग गई कि अब आगे क्या करना है, राइट। और 21 साल के होते ही आप जैसे ही कॉलेज से पास आउट होते हो आपको थोड़ी बहुत याद भी आती है कि अब तो मैं एडल्ट हो गया हूँ, अब तो मैं 21 एडल्ट हो गया हूँ, तो आपको अपने बचपन के दिनों की, जब आप एलिमेंट्री एजुकेशन लेते थे उन दिनों की याद आने लगती है। मैं स्कूल जाते थे, कितना अच्छा था उस टाइम, तो आपको बचपन के दिनों की, एलिमेंट्री डेज़ की, जब एलिमेंट्री एजुकेशन वाले दिनों की याद आती है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A, राइट। तो 21 का जब आप एडल्ट हो गए, 21A हो गए, तो आपको बचपन के एजुकेशन वाले डेज़ की याद आने लग गई, क्योंकि अब तो आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है, राइट। तो 21A, 18 ये सब कनेक्टेड है आपस में, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। बस आपको एग्जाम में ऑप्शन देख के एजुकेशन, ठीक है, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये सब देख के आर्टिकल्स याद आने चाहिए। सारी ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे अरेस्ट करके कहाँ ले जाएंगे, आपको जेल में ले जाएंगे। तो कहते हैं ना जेल की 4 दीवारी, 2+2 कितनी दीवारें हो गई जेल में, 4। तो जेल की 4 दीवारी से आपको बचाने का काम करता है आर्टिकल 22। 2+2 = 4 दीवारें ऑफ जेल। कैसे भी करके दिमाग में बस बिठा लो, ओके। फिर आते हैं आर्टिकल 23 और 24 जो कि बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग होती है इंसानों की, फोर्स लेबर कराया जाता है, उससे प्रोहिबिशन, ठीक है। 24 बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि आप 21 साल के हो गए, आपको अपनी लाइफ की चिंता होने लग गई, आपको बचपन के दिन, एजुकेशन वाले दिन याद आने लग गए। फिर आप कोई जॉब वगैरह ज्वाइन करते हो, जॉब करते हो, 23 साल के होते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है, 23-24 साल के जब आप हो जाते हो तो रियलाइज़ होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, ठीक है। आप अभी भले ही 24 साल के हो गए, अंदर से आप हो चिल्ड्रन ही, आपको लगता है आपसे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, इतना ज़्यादा फोर्स काम आपसे करवाया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ में, ठीक है। आपने डिग्री ली है इंजीनियरिंग की, काम आपसे करवाया जा रहा है कॉल सेंटर वाला, तो आपको लगता है कि आप बहुत ही फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है आपसे, आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंपनीज़ में। 23-24 साल के होने पर ये चीज़ रियलाइज़ होती है, राइट। आपसे आपकी फैक्ट्री में आपको फील होता है मैं अभी भाई 24 साल का ही तो हूँ, मैं 42 साल का थोड़ी इतना काम करवा रहा हूँ, तो चिल्ड्रन जैसा फील होता है, आपको लगता है आपसे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। तो इस तरह से 23-24 साल के होने पे आपको थोड़ी सी रियलिटी पता चलती है, जितना अच्छा मैंने सोचा था कंपनीज़ वगैरह होती है उतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी लाइफ से जोड़ के आप 23 और 24 भी याद कर सकते हो अपनी एज से जोड़ के, राइट। तो आपको सब याद है ना, 18 साल को क्या हुआ, 21 साल में क्या हुआ, 21A में क्या हुआ, 23-24 साल में क्या फील कर रहे हो, ऐसे करके अभी सब याद करवा दूंगा आपको। तो जब आप अपनी कंपनी से परेशान हो जाते हो, परेशान होकर 1 आध साल ब्रेक लेते हो, 25 साल के हो जाते हो, राइट, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अब रिलीजन का सहारा है, थोड़ा मुझे रिलीजियस भी होना पड़ेगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा। और यहीं से आर्टिकल 25 से 28 की शुरुआत होती है, जो कि बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल 25 यानी 25 साल के आप हुए, आपने सोचा आप रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा, तभी मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, दिस इज आर्टिकल 25। कोई आपसे पूछे प्रोफेशन और प्रैक्टिस में, ठीक है, कंसाइंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोफेशन, कंसाइंस मतलब होता है बिलीफ, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब आपको अपने रिलीजन पे बिलीव करने की फ्रीडम है। प्रोफेशन मतलब आपको अपने रिलीजन को डिक्लेयर करने की फ्रीडम है, कि आप डिक्लेयर कर सकते हो मेरा रिलीजन है। प्रैक्टिस और प्रोपगेशन तो आपको पता ही है, राइट। तो ऐसे कई बार टर्म्स भी पूछे जाते हैं। आर्टिकल 25 रिलीजन की फ्रीडम देता है। तो आप 25 साल के हो गए, आपको रियलाइज़ हुआ अब रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेंटल पीस कैसे मिलेगी। लेकिन जब 1 आध साल आप किसी रिलीजन में जाते हो, आपसे खुद से पूजा पाठ होती नहीं है, तो आप 26 साल के होते हो, अब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे खुद से तो भाई मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से एसोसिएटेड होना चाहिए। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन,
26 साल के होने पे आपको लगता है मेरे से खुद से तो रिलीजन फॉलो नहीं हो रहा है ठीक से, मुझे किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को ज्वाइन कर लेना चाहिए, किसी गुरु को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाता हो उससे एसोसिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ ढूंढते हो। एक आध साल किसी ऐसे रिलीजियस डिनोमिनेशन से एसोसिएट रहने के बाद जब आप 27 साल के होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है अरे ये लोग तो मुझसे टैक्स वगैरह ले रहे हैं, ये लोग तो मुझसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन ये नहीं है, राइट। टैक्स नहीं ले सकते आप, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन आपसे टैक्स वगैरह मांग रहे हैं। तो आपको लगता है यहाँ तो अलग ही स्कैम चल रहा है भाई, ये डिनोमिनेशन वगैरह मुझसे टैक्स मांग रहे हैं। तो आर्टिकल 27 टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करता है। 26 क्या कर रहा था, डिनोमिनेशन की बात कर रहा था। आपको बस ये वर्ड याद रखने हैं, ट्रिक्स के थ्रू, ट्रिक्स का पर्पज़ यही है, वर्ड लिंकेज के थ्रू आपको वर्ड से याद करवा देना जो ऑप्शन में रहेंगे। 25 अगर आएगा तो रिलीजन जरूर रहेगा। 25 साल में आपने सोचा रिलीजन फॉलो करता हूँ, 26 साल में आपको लगा किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से जुड़ जाता हूँ, 27 साल में आपको लगा अरे ये लोग तो टैक्स ले रहे हैं मुझसे रिलीजन के लिए, तो 28 साल को आपको सोचा कि बस भाई इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं खुद ही अपनी एजुकेशन लूँगा और अपने रिलीजन के बारे में सोचूंगा। तो रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 28। अब मैं खुद ही अपने रिलीजन के बारे में एजुकेशन में खुद लूँगा। इस तरह से आपको 25, 26, 27, 28 में डिफरेंस याद होना चाहिए। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, ठीक है। 25 में रिलीजन फॉलो किया, 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को ज्वाइन किया, 27 में उन लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, तो 28 में आपने कहा अब मैं रिलीजियस एजुकेशन अपनी खुद ले लूँगा, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो 25, 26, 27, 28 आपको याद रखना। आर्टिकल 29, 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटी से रिलेटेड है, इतना याद रखना है बस आपको, राइट। कैसे याद रखोगे, टू नाइन मतलब टू नहीं अलाउड है, माइनॉरिटी 30 माइनॉरिटी, राइट। तू कौन किसको साथ ऐसा बोलते हैं लोग किसको बोलते हैं कि तू नहीं अलाउड, माइनॉरिटीज़ को ही बोलते हैं भाई तू नहीं अलाउड है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को लोग अक्सर ऐसे ट्रीट करते हैं, राइट, जो कि नहीं करना चाहिए। तो तू नहीं अलाउड है माइनॉरिटी, इस तरह माइनॉरिटी 30 माइनॉरिटी, ये तो याद ही रख लोगे, राइट। तो तू नहीं अलाउड है माइनॉरिटी 30, ठीक है, दोनों चीज़ें मैच हो रही है ना। तो तू नहीं अलाउड है माइनॉरिटी 30 तो राइमिंग हो जा रहा है, और तू नहीं अलाउड से याद रहेगा कि माइनॉरिटी की बात हो रही है। तो 29, 30 दोनों माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 32 रेट वाली जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रेट इशू करता है, रेट इशू करता है हाई कोर्ट आर्टिकल 226। तो 226 और 32 ये याद कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, एग्जाम पास आ रहा है अब तक तो याद होना ही चाहिए, राइट। तो 32, 226 ये सब कॉमन आर्टिकल्स हैं, ये नहीं याद करवाऊंगा, इसको खुद से याद रखो। DPSP के कुछ आर्टिकल्स याद कर लो, सारे तो नहीं करवा रहा हूँ, कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट वो याद कर लो। जो ग्रंथ वाले हैं, ग्रंथ वालों ये पोर्शन स्किप कर दो, क्योंकि आपको मैंने जो DPSP की ट्रिक बताई है SPB पे हुए सवाल वाली, वही याद करना, उससे आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको मैं अलग तरीके से याद करवा देता हूँ। जो लोग पहली बार DPSP के आर्टिकल्स याद करना चाहते हैं वो यहाँ से कर लो। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। याद रखना, विलेज पंचायत में जो लोग होते हैं अक्सर 40 साल से ऊपर के लोग ही विलेज में जाके पंचायत वगैरह करते हैं। विलेज पंचायत में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और विलेज पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच में पंचायत गाँवों में होती है ना, उसमें 40 साल के ऊपर के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे थोड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो विलेज पंचायत में 40 साल के ऊपर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से आर्टिकल 40 आपको याद रखना है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अगर आपको 4 रोटी कमानी है तो आपको इन तीनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, चाहे आपको वर्क करना पड़ेगा या एजुकेशन लेनी पड़ेगी या फिर पब्लिक असिस्टेंट सरकार से कोई हेल्प मांगनी पड़ेगी। तो अगर 4 रोटी कमानी है तो आपको एक ना एक काम करना पड़ेगा। 41 4 रोटी कमाने के लिए कौन सा एक काम करना पड़ेगा, या वर्क करना पड़ेगा या एजुकेशन करना पड़ेगा या तो सरकार से हेल्प मांगनी पड़ेगी, पब्लिक असिस्टेंस मांगना पड़ेगा, राइट। तो 41 इस तरह से याद रखना। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो जब कोई आपको बोलता है आपको ये 4 रोटी कमाने के लिए कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा, आप बोलोगे भाई मुझे 4 रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो 2 ही रोटी दे दे, मगर मेरा ह्यूमन कंडीशन जो वर्क की है और मेरी वाइफ के लिए मैटरनिटी रिलीफ ये सब मुझे चाहिए, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो 4 नहीं, मैं 2 रोटी से काम चला लूँगा, लेकिन मुझे ह्यूमन कंडीशन में वर्क करना है, ये नहीं कि किसी भी हद तक गिर जाऊँगा 4 रोटी खाने के लिए। तो 4 नहीं, मुझे 2 रोटी से काम चला लूँगा, बट मुझे ह्यूमन कंडीशंस चाहिए, राइट। 4, 2 याद रखना इसको। 41, 42 ये सारा वीडियो एक बार और देख लेना तो एग्जाम में आर्टिकल्स याद आ जाएंगे, ट्रस्ट मी, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ऐसे ही चीज़ें याद आती हैं ऑप्शन देख के। 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स।
43 लिविंग वेज की बात करता है, यानी 43 को आप सैलरी से राइम कर लो, 43 सैलरी, 43 सैलरी 3-4 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा कि कम से कम वर्कर्स को मिनिमम सैलरी तो मिलनी चाहिए, राइट। और वर्कर्स जब थोड़े से एडल्ट हो जाए 43A, तो सैलरी 43 सैलरी तो सैलरी चाहिए, प्लस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा हमें पार्टिसिपेशन दो। खाली वर्कर बना के रखोगे क्या हमेशा, तो हमें इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। तो 43 सैलरी, 43A मतलब सैलरी के साथ साथ थोड़ा सा इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो 43 और 43A इस तरह से याद रखना। 41 42 आपको याद ही हो गया। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जो अभी तक सिर्फ गोवा में ही एप्लीकेबल है और उत्तराखंड में भी, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें अगर, इसका आर्टिकल 44 है, ये कैसे याद रखोगे। मेनली हमारे यहाँ 4 धर्म हैं मेनली, ठीक है, और उन चारों धर्मों के 4 तरह के तौर तरीके, उन सभी तौर तरीकों को एक बनाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो अब 4 लोग 4 अलग अलग तरह से चीज़ें नहीं करेंगे, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो 4-4 करके याद रखना, ठीक है। 4 धर्म के लोग अब 4 तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस तरह से याद रखना। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर्स। यहाँ पे बिलो 6 ईयर्स याद रखना। बिलो 6 ईयर्स क्या है, 4-5 साल के बच्चों के लिए नहीं है ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। यानी 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मतलब, हाँ मतलब 4-5 साल के बच्चों के लिए ही है, 6 साल के ऊपर वाले के लिए नहीं है 45, राइट। अर्ली चाइल्डहुड केयर किसकी करोगे, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, मतलब जो 4-5 साल के बच्चे हैं उनके लिए। तो बस 4-5 साल के बच्चों से आर्टिकल 45 याद रखना, ओके। आर्टिकल 45 याद रखना 4-5 साल के बच्चों के लिए है, बस इतना याद रखोगे तो याद रहेगा। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBCs। कैसे याद होगा 46 मतलब फॉर द सेक ऑफ SC ST एंड OBCs, कहते हैं ना फॉर द सेक ऑफ, तो फॉर द सेक ऑफ 46 फॉर द सेक ऑफ SC ST एंड OBCs, इस तरह से आर्टिकल 46 याद रखना। इससे बेहतर ट्रिक्स आपको आर्टिकल्स की पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं, अगर मिल जाए तो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छी बात है। 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। 47 को हिंदी में 47 बोलते हैं, 47 स्टैंडर्ड दोनों में एक जैसे ही टंग रोल हो रही है, राइट। 47 स्टैंडर्ड बोलने में, 47 स्टैंडर्ड याद रखना, बस एग्जाम में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूर रहेगा अगर 47 आर्टिकल आएगा तो 47 और स्टैंडर्ड ये याद रखना, ठीक है। दोनों में बोलते वक्त टंग एक तरह से ऊपर जाती है, ठीक है। 47 स्टैंडर्ड, ओके। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी एग्रीकल्चर की भी बात कर रहा है और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 48 कैसे याद रखोगे, 4 काउज एट द ग्रास, 4 गाय ने मिलकर घास खा ली, तो 4 काउज से आपका एनिमल हस्बेंड्री भी कर हो गया, और एट द ग्रास मतलब घास खा ली, ठीक है। तो घास से एग्रीकल्चर भी हो गया, राइट, ग्रास वगैरह से। तो 4 काउस एट द ग्रास, ओके। तो 4 काउस एट द ग्रास, तो 48 इस तरह याद रखना। आर्टिकल 49 कैसे याद रखोगे, याद रखना आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर है, आर्टिकल 49 सिर्फ कल्चर है, यानी मॉन्यूमेंट पैलेसेस वगैरह को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर है, आर्टिकल 49 सिर्फ कल्चर है, इस तरह से 48 49 याद रखना। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की पावर्स की। अब पावर्स को सेपरेट करो तो पावर्स को 50-50 करके सेपरेट करोगे ना, तो 50-50 जब भी कुछ चीज़ सेपरेट करते हो तो क्या कहते हो, 50-50 कर दो, तो बस 50-50 सेपरेशन याद रखना। अब तो शायद ही आप कभी ये आर्टिकल 50 भूल पाओ। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस यानी कि हमारे जो टोटल कितने ओशियंस हैं, 5 ओशियंस, 5 समंदर है, सब एक साथ आके पीसफुली रहें। 5 ओशियंस केम टुगेदर एज वन एंड लिविंग पीसफुली, ओके। तो 5 समंदर एक साथ, इस तरह याद रखना। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। इंटरनेशनल पीस इंश्योर करने के बाद अगर आर्टिकल 51 में आप इंटरनेशनल पीस इंश्योर कर रहे हो तो आर्टिकल 51A के तहत आप एज एन एडल्ट अपने देश में भी कुछ ड्यूटीज़ निभाओ। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये तो वैसे भी आपको याद होगा, याद कराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। 51 इंटरनेशनल पीस है, 51 अपने देश में, अपने नेशनल में आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं उनसे बात करता है 51A। 51 पीस, 51A ड्यूटीज़। अब कुछ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट रिलेटेड आर्टिकल से डील कर लेते हैं। आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। पार्डनिंग पावर मतलब माफ़ी मांगने प्रेसिडेंट से। कैसे बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट साथ दो ना मेरा साथ दो ना प्रेसिडेंट, बस साथ दो ना याद रखना, 72, ओके। अच्छा, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या होता है, किसी को याद है, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा नहीं है। आर्टिकल 61 याद रखना, प्रेसिडेंट को इम्पीच करता है, ओके। तो कैसे याद रखोगे, 61 इज स्ट्रिक्ट वन, 61 इज स्ट्रिक्ट वन, इस तरह से याद रखना, ओके।
आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल एक तरह से गवर्नमेंट के लॉयर हो गए, राइट। तो कैसे याद रखोगे, 76 गवर्नमेंट लॉयर इज फिक्स। ओके, 76 गवर्नमेंट लॉयर इज फिक्स, अटॉर्नी जनरल इस तरह से याद रखना। ऐसे ही एडवोकेट जनरल का आर्टिकल होता है 165, 165 स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल करेगा कोर्ट में बैठक। ओके, 165 एडवोकेट जनरल करेगा कोर्ट में बैठक, ठीक है। 76 याद रखना, अटॉर्नी जनरल यानी कि 76 गवर्नमेंट का लॉयर फिक्स, 165 स्टेट्स के लिए एडवोकेट जनरल करेगा कोर्ट में बैठक। 165 और 76 दोनों याद रखना। 108 मैं स्मार्ट अध्ययन में बता चुका हूँ जॉइंट सेटिंग की ट्रिक क्या है। जॉइंट सेटिंग किसकी होती है, लोकसभा और राज्यसभा की होती है। तो 108 मतलब एक साथ आओ, एक साथ आओ, 108 एक साथ आओ, साथ में बैठो और डिस्कस करो। 108 एक साथ आओ, ऐसे याद रखना। 1010 मनी बिल याद करने की ज़रूरत नहीं है। 112 बजट, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 123 ऑर्डिनेंस, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिसको नहीं याद रखो कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, पार्लियामेंट से सेशन में आने से पहले ही गवर्नमेंट चाहती है झट से ऑर्डिनेंस ले आए, बस 1 2 3 बोलते ही झट से ऑर्डिनेंस ले आती है, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं होती, फिर भी गवर्नमेंट बट झट से ऑर्डिनेंस ले आती है। 1 2 3 बोलते ही ऑर्डिनेंस आ जाता है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना 1 2 3 तुरंत ऑर्डिनेंस आ गया, जबकि अभी वेट कर सकते थे, पार्लियामेंट सेशन में होता तो तरीके से लॉ लेकर आते, बट कई बार गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपने एजेंडा वाले लॉस ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करा दे। तो 1 2 3 1 2 3 बोलते ही ऐसे लॉस पास हो जाते हैं। तो 1 2 3 याद रखना, झट से लॉ पास हो गया। ओके, तो प्रेसिडेंट की जो पावर है ऑर्डिनेंस पास करने की वो 1 2 3 है। और अगर गवर्नर को ऑर्डिनेंस लाना हो तो क्या आर्टिकल है उसका, 213, ठीक है। गवर्नर के लिए 213 है, प्रेसिडेंट के लिए 1 2 3 है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ओके, एक जैसे ही है। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो तो आर्टिकल 72 है। गवर्नमेंट की पार्डनिंग पावर का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 161। कैसे याद रखोगे, 1 क्रिमिनल, 1 गवर्नर एंड 1 माफ़ी, 1 फॉरगिव। ओके, ये 1G1 कर लेना, 161 को 1G1 कर लेना। तो 1 क्रिमिनल, 1 गवर्नर और 1 माफ़ी, ठीक है। तो 161 ये गवर्नर का पार्डनिंग पावर है, 161। तो 1G1 कर लेना इसको, 6G जैसा दिखता है ना, तो 1G1, 1 क्रिमिनल, 1 गवर्नर, 1 माफ़ी। 72 में प्रेसिडेंट 7 दो ना, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना दोनों को। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की। तो कैसे याद रखोगे, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन की बात करता है। प्रेसिडेंट ने एक कंसल्टेशन किया, एक सजेशन मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सजेशन दे दिए, प्रेसिडेंट ने 3 ही सजेशन एक्सेप्ट किए, एक मना कर दिया, ठीक है। तो 143 इस तरह से याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया, एक सजेशन मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सजेशन दे दिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रेसिडेंट ने 3 को अपनाया और 1 को मना कर दिया, ठीक है। तो 143 इस तरह से याद रखना। 148 CAG तो मैंने कितनी बार याद करवाया आप लोगों को, कैसे याद रखोगे, अगर आप अपने पैसे को 1 से 4 कर दे रहे हो और 4 से रातों रात 8 हो जा रहे हैं, मतलब बुरी तरह से डबल हो रहे हैं आपके पैसे एक्सपोनेंशियली, तो CAG की नज़र आप पे पड़ जाएगी, ठीक है। तो कैग यही देखता है कहाँ कहाँ पैसे 1 के 4 हो रहे हैं और फिर 4 के 8 हो जा रहे हैं रातों रात, डबल ट्रिपल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 148 जहाँ पैसे तेज़ी से पैसे बढ़ेंगे ना, 1 का 4 फिर 4 का 8, उस तरह से वहाँ पे CAG की नज़र तुरंत पड़ जाएगी, कैग का ऑडिट हो जाएगा वहाँ पे, राइट। 161 हमने देख लिया गवर्नर की पार्डनिंग पावर, 165 हमने देख लिया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। 168 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जैसे सेंटर में बजट होता है 112, वैसे स्टेट में है 202। कैसे याद रखोगे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करिए, दो मुझे पैसे दो, 202, दो सब मुझे पैसे दो, दो सब मुझे पैसे दो, तो बजट मांग रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट दो सब दो, मुझे 200 दो, सब पैसे दो। 213 हमने देख लिया गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस लाने की। 123 प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस लाने की, और 213 गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस लाने की। अब तो नहीं भूलोगे इसको। 226 हमने देख लिया कि हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं, मैंने बता दिया। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। 239 AA ये दिल्ली को लेके स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस यानी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का स्टेटस कौन से अमेंडमेंट से दिया गया, 69th अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था, राइट। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट कैसे आया, 2 × 3 = 6 और 9, ठीक है। तो 69 अमेंडमेंट हो गया। तो वही 2 × 3 = 6, तो 69 अमेंडमेंट कहो या 239 अमेंडमेंट कहो, एक ही बात है। तो याद रखना 69 अमेंडमेंट है और 239 AA आर्टिकल है। 69 2 × 3 = 6, राइट। तो 2 × 3 लिख दो या 6 लिख दो, बात एक ही है। इस तरह से 239A और 69 दोनों ही दिल्ली और से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखना। 239AA है ये, कैसे याद रखोगे, दिल्ली में किसकी सरकार थी, आम आदमी की सरकार थी बहुत सालों तक। तो
तो आम आदमी से ए याद रखना, दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है इधर आपको 239A लिख के कन्फ्यूज़ कर दे, आपने ध्यान से ना पढ़ा हो, तो 239AA है, राइट, याद रखना दिल्ली के लिए आम आदमी। तो 239 और 69 अमेंडमेंट, यानी कि 2 into 3, ओके। 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड की और पब्लिक अकाउंट की। 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड की। कैसे याद रखोगे? गवर्नमेंट ने अपने कंसोलिडेटेड फंड पे 2 ताले लटका के रखे हैं, ठीक है। 266, ये 66 थोड़ा सा आपको लॉक जैसा दिख रहा होगा, लाइक दो लॉक है यहाँ पे। 266, ये 2 लॉक मान लो, 66 ताले जैसा दिख रहा है ना। तो अगर कोई कंटिजेंसी आ गई तो एक ताला खुल जाएगा, ये वाला जो ताला था ये खुल गया, ठीक है, ये वाला खुल गया, बाकी लगे हुए हैं। तो बस 2 लॉक थे और एक लॉक खुल गया कंटिजेंसी आते ही, ये वाला, राइट। तो 266, 267 इस तरह से याद रखना, कंसोलिडेटेड प्लस कंटिजेंसी। 279A गुड्स एंड स्टेट सर्विसेज टैक्स काउंसिल का है। कैसे याद रखोगे? स्टेट्स बोलते हैं जीएसटी के मामले में सेंटर को कि तू साथ नहीं दे रहा है। सेंटर को बोलता है क्या? स्टेट्स बोलते हैं ना कि सेंटर हमारा साथ नहीं दे रहा जीएसटी के मामले में, जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे रहा है हमें, तो तू साथ नहीं दे रहा है, ऐसा सेंटर को स्टेट्स बोलते हैं। तू साथ नहीं दे रहा है, 279A, तू साथ नहीं दे रहा है, 279A, ओके, इस तरह से याद रख लेना। इस 300A राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। कैसे याद रखोगे? 300 एकड़ ज़मीन की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, 300A याद रखना, 300 एकड़ ज़मीन की बात हो रही है, राइट। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। आप सब यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट लेवल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आप 312 के तहत उभरता हुआ सितारा बनना चाह रहे हो। 312 उभरता हुआ सितारा, इस तरह से याद रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही है। 324 इलेक्शंस के हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। ये कौन से अमेंडमेंट से बना था? 89 अमेंडमेंट से बना था। देखो कुछ अमेंडमेंट याद कर लो तो आर्टिकल अपने याद आ जाएंगे। 89 से बना है, ठीक है, यानी कि 8 और 3 into 3 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 3 into 3 की बात हो रही है, तो 3 into 3 और 8 यही अमेंडमेंट था जिसने NCST को बनाया है, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। एक्चुअली जो 89th अमेंडमेंट था उसने इन दोनों को कंबाइन किया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। सॉरी, कंबाइन नहीं, बाइफरकेट किया था। पहले ये दोनों एक ही थे, SC ST एक ही थे, तो 89th अमेंडमेंट ने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो 89 तो अमेंडमेंट है, उसको अलग अलग कर लोगे, 8 रह जाएगा, 3 into 3 = 9, तो वो हमारे आर्टिकल हो जाएंगे, समझ गए ना। 33 यानी 3 into 3 = 9, तो 89 जो है आपका अमेंडमेंट है और 338 हमारा क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का 338 है। इसमें अगर आप ट्राइब्स को ऐड करोगे तो 338A हो जाएगा। इसमें अगर आप बैकवर्ड क्लास को ऐड करोगे तो 338B हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ बैकवर्ड क्लास को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया इस कमीशन में? 338B में बैकवर्ड क्लास को, ना बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन है, राइट। तो 338, 338A और 338B तीनों याद रखना, राइट। ये दोनों मर्ज अलग अलग किए गए थे 89th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना इन आर्टिकल। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूनियन, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 343 देश में भाषाएं 3 ही हैं मेजर, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, लेकिन धर्म मेरे 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो 343 ऐसे याद रखना। 3 लैंग्वेज वैसे फॉर 3 रिलीजन के लिए, ठीक है। सिखों की लैंग्वेज उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो 343 याद रखना। 3 रिलीजन के लिए 3 लैंग्वेज थोड़ी फेमस है 3 रिलीजन्स के लिए, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये तीनों फेमस है। 343 याद रखना, लैंग्वेज फॉर 3 रिलीजन, 3 लैंग्वेज फॉर 3 रिलीजन, इस तरह से याद रखना। बाकी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी है, 359 में इमरजेंसी के दौरान पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सब आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, इसको मैं याद करवाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का याद रखना। यहाँ पे 280 फाइनेंस कमीशन है, बट 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, दोनों में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो 280 फाइनेंस कमीशन, बट 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। कुछ आर्टिकल्स के बाद कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल ऐड किया गया। पहली बार अमेंडमेंट करके क्या बोला गया? कोई भी लैंड रिफॉर्म्स को टच नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब 9th शेड्यूल में डाल दिया उसको, लैंड रिफॉर्म्स को, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल बनाया गया, जिसमें कोई भी लॉ को डाल दोगे तो जुडिशरी उसको टच नहीं कर सकती। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में ही दादागिरी दिखाएगी कि कोई भी लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉज को टच नहीं कर सकता, जुडिशरी लैंड रिफॉर्म्स वाले लॉ को टच नहीं कर सकती। 9th शेड्यूल में डाल दिया, 9th नहीं, इस तरह याद रखना, ठीक है। 7th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी एक और स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है,
बस सिंपल है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट साथ साथ हो सकते, एक साथ, ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट एक साथ आके अपना हाई कोर्ट बना सकते हैं। बस जहाँ भी साथ आए मतलब साथ साथ की बात हो रही है, तो दो से दो ज़्यादा स्टेट्स एक साथ अपना हाई कोर्ट बना सकते हैं। 31st अमेंडमेंट एक्ट, लोकसभा की सीट्स को बढ़ा के 525 से 545 कर दिया गया। पहले 525 थी, अभी 545 हो गई। 545 मतलब 5, 3 + 1 और 5, ठीक है, 3 + 1 4 होता है ना। तो बस 31st अमेंडमेंट इस तरह से दिमाग में एक बार घुसा लो, एग्जाम तक घुसा लेना, उसके बाद बोल देना सर ये तो वाहियात ट्रिक थी, बट फिलहाल तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। 36 अमेंडमेंट एक्ट बात करता है सिक्किम की। तो 36 सिक्किम, दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, याद रखना। 39 इलेक्शंस पे जुडिशरी की अथॉरिटी 9, ठीक है। 39 इलेक्शंस पे जुडिशरी की अथॉरिटी 9, 39 अथॉरिटी 9 मैच कर रहा है ना। 39 अथॉरिटी 9, किसकी अथॉरिटी 9? जुडिशरी की अथॉरिटी नहीं है इन लोगों के इलेक्शंस पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे और स्पीकर के इलेक्शन पे जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकते उसको कोर्ट में। तो 39 मतलब अथॉरिटी नहीं, किसकी अथॉरिटी नहीं? जुडिशरी की अथॉरिटी नहीं है कि इन लोगों के इलेक्शंस को चेक कर सके, याद रखना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत फेमस है, इसका ईयर याद रखना 1976 है, ओके। और 44th का 1978 है। इसमें सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ऐड किए गए, ठीक है। सेंट्रल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा, एग्जाम पास है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया था, राइट। आर्टिकल 300 ने बताया ना 300 एकड़ की प्रॉपर्टी हो गई। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये काम किया था, कैसे याद रखोगे? प्रॉपर्टी को 4-4 टुकड़ों में बांट दिया गया, 4-4 करके 12, 4, 4, 8, 4, 12 टुकड़ों में बांट दिया प्रॉपर्टी को। 12 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 12th शेड्यूल में डाल दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो बस 4, 4, 8, 4, 12 टुकड़ों में बांट दिया प्रॉपर्टी को। और 300 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, 300 आर्टिकल हो गया। 4, 4, 8, 4, 12 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 44th अमेंडमेंट के तहत 12 टुकड़े कर दिए गए, नहीं 12th शेड्यूल में डाल दिया गया। इस तरह से चीज़ों को याद रखना। 52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, बहुत सिंपल है इसकी तो ट्रिक। 52nd मतलब 5 2 5 × 2 = 10, 10th शेड्यूल याद रखना हमें। 61st अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को 21 ईयर से घटा के 18 साल किया था, ये तो सबको पता है। 69th अमेंडमेंट में क्या किया गया? दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। 69 मतलब 2 × 3, 239 AA किसका आर्टिकल था? दिल्ली का, बता दिया ना, वही चीज़ है। और 69 के बाद तुरंत 70 आता है, उसमें पौंडीचेरी और दिल्ली को लेजिस्लेचर दिए गए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। तो 69 के बाद तुरंत 70 आता है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पौंडीचेरी को भी लेजिस्लेचर्स दिए गए। लेजिस्लेचर्स तो थे ही उनके पास, उनको हक दिया गया कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 70th अमेंडमेंट में ये बोला गया। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, अगर ये भी अभी आपको ट्रिक से याद कराना पड़ेगा फिर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा स्मार्ट अध्ययन पढ़ाने का, राइट। 86 अमेंडमेंट 6 से 14 साल तक के बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाता है। कैसे याद रखोगे 6 से 14 साल तक के बच्चों को? 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 आ जाता है, ठीक है। 8 में 6 जोड़ोगे 14 आ जाता है, तो 86 अमेंडमेंट है और 6 से 14 साल के बच्चे हैं, तो इस तरह से दोनों को नंबर से जोड़ करके याद रखना इस अमेंडमेंट को। 8 + 6 = 14 होता है ना, तो बस 86 अमेंडमेंट है और 6 से 14 साल के बच्चे हैं, याद रखना। 89th अमेंडमेंट मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ST का बनाया ये 338A, राइट, बता दिया मैंने। उन दोनों को बाइफरकेट कर दिया था, नेशनल कमीशन ऑफ SC प्लस नेशनल कमीशन ऑफ ST अलग अलग हो गया। 91st अमेंडमेंट सबको पता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो और यूनियन की सीट जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में होती है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सीट, ठीक है, 15% ही मिलेंगे, राइट। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तौर पे 15% ऑफ द टोटल सीट ऑफ लोकसभा और असेंबली से नहीं ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब लोकसभा या विधानसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये चीज़ 91st अमेंडमेंट में की गई थी, तो ये बहुत फेमस है, आई होप आपको याद होगा। 97 भी बहुत फेमस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसको नहीं याद है वो याद कैसे करोगे? अगर कोई नहीं दे रहा आपका साथ, कोई नहीं दे रहा आपका साथ, 9-7 कोई नहीं दे रहा आपका साथ, तो आप आपस में कोऑपरेशन करो। कोई नहीं दे रहा साथ 97, कोई नहीं दे रहा साथ 9-7, राइट। कोई नहीं दे रहा साथ तो आप अपना आपस में कोऑपरेशन करो। बाकी 99 से ये जो लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को मैंने स्मार्ट अध्ययन में ऑलरेडी कवर करवा रखा है। स्मार्ट अध्ययन का वो वाला एपिसोड ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने 100 से लेकर 106 तक के सारे आर्टिकल्स को आपको थ्रू ट्रिक्स याद करवाए थे, राइट। जिसने भी स्मार्ट अध्ययन मैराथन नहीं देखी वो देख लो एक बार, बहुत काम की चीज़ है। जिसने अभी स्मार्ट अध्ययन को एपिसोड वाइज देख लिया है उनको पता होगा कि कौन से एपिसोड में है, तो वो कमेंट में बता भी सकते हैं, राइट, कि कौन से एपिसोड में ये आर्टिकल अमेंडमेंट्स ट्रिक के थ्रू करवाए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर अच्छी ट्रिक्स थी। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।